हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमें और भी बहुत अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वैसे तो अखंड भारत बनने का सपना 20 से 25 साल में पूरा होगा, लेकिन लोग प्रयास करते हैं तो अगले 15 साल में भी ये सपना पूरा हो सकता है। ये जो बयान आपने अभी सुना, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। लेकिन असल अखंड भारत है क्या, और क्या ये वही अखंड भारत है जिसे बनाने की मोहन भागवत बात कर रहे हैं? अखंड भारत सुनकर लोगों के मन में एक नहीं बल्कि 4 कॉन्सेप्ट उतरते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन अधिकृत कश्मीर, 1947 के बंटवारे के पहले का भारत यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। इस तीसरे वाले में अगर थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान भी जोड़ दें तो चौथा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट वेद पुराण में मिलता है। पूजा पाठ में हम जो मंत्र जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यव्रत देशांतकृते गाते थे, इसमें जम्बू द्वीपे को पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक बताया गया है, जो सभी द्वीपों के मध्य स्थित है। जम्बू द्वीपे को अखंड भारत की तरह पेश किया जाता है। भारतवर्ष की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लगभग 8000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि वैदिक काल 3500 साल पुराना है। ऐसे में भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से पुराना बताया गया है। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्य में बिखरा। 321 ईसा पूर्व में बिखरे हुए कई गणराज्यों को मिलाकर एक बार फिर अखंड भारत को संगठित किया गया। गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कारनामा कर दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज बिहार का हिस्सा है। स्वतंत्र राज्यों को एकजुट करने में चंद्रगुप्त ने असल भूमिका निभाई थी। अखंड भारत का विस्तार हो रहा था। बात है अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के बाद की। अलेक्जेंडर के 3 जनरलों ने उसका सारा साम्राज्य 3 हिस्सों में बांट दिया। दूसरी तरफ इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा जमाने में भी सफल हुए। फिर चंद्रगुप्त ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जंग हुई, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई। इसके बाद उसने सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस से कूटनीतिक संधि के लिए उसकी बेटी हेलेन से शादी की। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक मौर्य ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिण तट पर तमिल राज्य पर भी कब्जा किया। इस तरह मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला था। इसे ही अखंड भारत कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत पूरी तरह बिखर गया। फिर शांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण और दक्षिण भारत में चौल, चीर और पांड्य जैसे कई साम्राज्य बने। कभी अखंड भारत में चोल और पांड्य साम्राज्य का हिस्सा रहा श्रीलंका भी 1310 ईस्वी के बाद आजाद हो गया। बाद में ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा किया था, लेकिन उसे अलग देश मानते रहा। 870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल बादशाह और अंत में ब्रिटेन का कब्जा था। 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच गंडामक संधि हुई, जिससे अफगानिस्तान बफर स्टेट बना, जो 18 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से आजाद हुआ। ब्रिटेन ने 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग कर वहां उग्येन वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की। फिर 1937 में बर्मा भी भारत से आजाद हुआ। वहीं अब अखंड भारत का मॉडर्न कॉन्सेप्ट जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी के अखंड भारत की बात करता है। आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जनक सावरकर माने जाते हैं। 11 साल अंडमान निकोबार जेल में
बताने के बाद वीर सावरकर बाहर आए। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया। सावरकर के इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी और आरएसएस पूरा करना चाहते हैं, जिसमें पाक और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। भारत के राष्ट्रगान में पंक्ति है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। आरएसएस का कहना है कि इसमें पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का जिक्र है, इसीलिए संघ इसे अखंड भारत का हिस्सा मानता है। यह हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना आरएसएस का अखंड भारत है। इस संयुक्त क्षेत्र को आरएसएस एक राष्ट्र मानता है। पुण्य भूमि भारत नाम से जारी किए गए इस नक्शे में अफगानिस्तान को उपगण स्थान, काबुल को कुभा नगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मूल स्थान, तिब्बत को त्रिविष्टप, श्रीलंका को सिंघल द्वीप और म्यांमार को ब्रह्मदेश, थाईलैंड को श्यामदेश कहा है। तो क्या अखंड भारत बनना संभव है? मौर्य काल वाले अखंड भारत के सभी देश आज आजाद हैं। इन देशों को जंग के जरिए मिलाने के बारे में भी सोचना खतरनाक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अखंड भारत में जो देश शामिल थे, अब उनका अपना संविधान है, संस्कृति है और पहचान है। वो अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। और वैसे भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिश करेगा और इंटरनेशनल कानूनों का पालन करेगा। ऐसे में जंग के बल पर जबरदस्ती इन देशों को अखंड भारत का हिस्सा बनाना खुद भारत के उसूलों के खिलाफ होगा। और अगर दोबारा अखंड भारत बना तो कैसा बनेगा? इसका एक फॉर्मूला यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू दे चुके हैं। वो अखंड भारत में शामिल देशों की एक एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2012 में एक संगठन भी बनाया। नाम था इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को फिर से रीयूनाइट करने की बात कही गई। काटजू इन तीनों देशों के जरिए एक कॉमन सिक्योर सरकार बनाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी सरकार तो होगी ही, साथ ही एक और सरकार तीनों देशों की होगी। इसका चुनाव भी तीनों देशों के लोग मिलकर करेंगे। लेकिन अखंड भारत के देशों का एशियन यूनियन बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के बीच धार्मिक विवाद है। इतना ही नहीं, यूरोपीय देश विकसित और आत्मनिर्भर है, जो कि हमारे केस में नहीं है। भारत इससे पहले भी सार्क बनाकर प्रयास कर चुका है, लेकिन आज के समय में ये असफल है। लेकिन अगर फिर भी एशियन यूरोपियन बनती है तो इससे इन सभी देशों की इकोनॉमी बेहतर होगी, फ्री ट्रेड होगा, विकास होगा, आपसे दुश्मनी घटेगी, सेना पर खर्च कम होगा। एक साथ आने से हमेशा कई फायदे होते हैं। अखंड भारत के केस में भी कुछ ऐसा ही है।